हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारे बायोलॉजी का जो ये चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इसका जो हमारा पहला जो इसका सब टॉपिक है हमारा एक इम्यून सिस्टम। इसका आज हम पहला लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हम इसका जो बेसिक है वो कवर करेंगे। बेसिक में हम देखेंगे कि जो ये चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है वो कैसे हमें डिफेंड करता है। हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को कैसे बचाता है। जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी फॉरेन सबस्टेंस जो है हमारी बॉडी को अटैक करता है, वो हार्मफुल ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई, तो उससे हमारी बॉडी कैसे लड़ती है, तो उसका जो मैकेनिज्म है वो कैसा है। उसमें हम सबसे पहले जानेंगे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के बारे में और स्पेसिफिक डिफेंस के बारे में। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखो। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मतलब होता है जनरलाइज्ड रिस्पांस ऑफ बॉडी, यानी ये एक जनरल रिस्पांस होता है बॉडी का। ये हर एक एक्सटर्नल, जो भी हमारा एक्सटर्नल कोई ऑब्जेक्ट होगा जो हम पे अटैक होगा, कोई भी एक्सटर्नल जो जो फॉरेन मटेरियल होगा जिसका अटैक होगा बॉडी पे, उसका जो एक जनरल रिस्पांस होगा बॉडी का, वो कहलाएगा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। ये जो है ये फाइट करता है पैथोजेंस के साथ जनरली, यानी इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है, ये जनरली फाइट करता है। जबकि स्पेसिफिक में हम अगर हम देखेंगे तो ये एक स्पेसिफिक रिस्पांस होता है बॉडी का, यानी कि इसमें कुछ खास सेल्स या कोई खास इंसान का कोई ऑर्गन या कोई पार्ट ऑफ बॉडी जो उसके खिलाफ लड़ता है। इसमें हमने पढ़ा है कि फाइट विथ पैथोजेनस विथ एंटीबॉडीज, यानी यहाँ पे जो हमारी बॉडी है वो पैथोजन के साथ लड़ता है एंटीबॉडी से, यानी वो एंटीबॉडी बनाता है। और जो एंटीबॉडी होती है वो एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक रेस्पॉन्स होता है, यानी एक जो पैथोजन होता है उसके लिए जो एंटीबॉडी होगी वो दूसरे पैथोजन पे काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब जो एंटीबॉडीज होती है ये स्पेसिफिक रेस्पॉन्स होता है बॉडी का, और इसको बोलते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जबकि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में हमारा होता है एक्सटर्नल डिफेंस, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस, जिसमें हमारा स्किन आता है और म्यूकस मेम्ब्रेन आता है। और दूसरा होता है इंटरनल डिफेंस यानी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें हम देखेंगे कुछ सेल्स या कुछ बॉडी के कुछ पार्ट्स जो अंदर से हमारी बॉडी से लड़ते हैं, इस किसके खिलाफ, किसी पैथोजन के खिलाफ, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट के खिलाफ। तो इसमें हमें ये देखना है जो स्पेसिफिक डिफेंस होता है यही इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। बाकी जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है ये इम्यून सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है, बल्कि ये जनरलाइज्ड रिस्पांस होता है बॉडी का। अब दूसरी बात हम जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी को डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज अ जनरल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज, न्यूट्रलाइज, डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, यानी हमारी बॉडी जो है उसका जनरलाइज्ड रिस्पांस क्या होता है, उसका एक रिस्पांस क्या होता है, या हमारी बॉडी की एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी, कि वो पैथोजन को पहचाने, रिकॉग्नाइज करे कि किस तरीके का पैथोजन है, और फिर जो उस पैथोजन ने कोई केमिकल छोड़ा है, कोई पॉइजन छोड़ा हमारी बॉडी में, उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे। दूसरी बात, तीसरा, इसको डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट कैसे किया जाएगा। ये जो डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट यानी जो ये पैथोजन है इसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा, एलिमिनेट कैसे किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है, एक तो इस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना, दूसरा इसको न्यूट्रलाइज करना, तीसरा इसको डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट करना। ये सारे जो प्रोसेस होती है इसी को कहेंगे इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। तो जो टर्म इम्यूनिटी है ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था बर्नेट, उसका नाम था बर्नेट। अब इसके बाद हम जानेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में, यानी इम्यूनोलॉजी क्या होता है। देखो बेटा, इम्यूनोलॉजी जो है ये साइंस की वो ब्रांच है जो डील करता है इम्यून सिस्टम के साथ, इम्यून रेस्पॉन्सेस के साथ। कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स, जो फॉरेन सबस्टेंस के खिलाफ हमारी बॉडी करता है, जो हमारी बॉडी दिखाता है एक रेस्पॉन्स किसके खिलाफ, किसी फॉरेन सबस्टेंस के खिलाफ। और जो हमारी बॉडी का रोल होता है रेजिस्टिंग इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाने के लिए जो रोल होता है हमारी बॉडी का, वो कैसे वो करता है, वो प्रोसेस कैसे होता है, उस प्रोसेस को जो जिस ब्रांच के अंडर हम पढ़ते हैं, साइंस के जिस ब्रांच के अंडर पढ़ते हैं, उसको कहेंगे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के जो फादर है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, वो है एमिल वॉन बेहरिंग। और ये वही बंदा है, ये वही साइंटिस्ट है जिसने एंटीबॉडीज को डिस्कवर किया था। अब हम सबसे पहले जानेंगे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के बारे में। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो है इसमें हमारे दो लाइन ऑफ डिफेंस है, एक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरा है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमें क्या देखना है, देखो बेटा,
देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? इट इज एन एक्सटर्नल डिफेंस एंड इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ब्लड। यानी जो हमारी बॉडी जो है उसका ये एक्सटर्नल डिफेंस होता है, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस या कोई भी पैथोजन जो हमारी ब्लड में जाना चाहता है उसको वो रोकता है। तो यहाँ पे इसमें दो बैरियर्स होते हैं। एक होता है, इसमें हमारे दो बैरियर्स है, एक है पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा है केमिकल बैरियर। अब हम पढ़ेंगे पहले फिजिकल बैरियर के बारे में। फिजिकल बैरियर क्या है? इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल या एनाटॉमिकल बैरियर। याद रखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी को कहेंगे, फिजिकल बैरियर को ही कहेंगे स्ट्रक्चरल बैरियर या कहेंगे एनाटॉमिकल बैरियर। इसमें आता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन जो है, स्किन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये याद रखना है, स्किन जो है वो लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन है। लेकिन कौन सा स्किन? इंटैक्ट स्किन। इंटैक्ट स्किन जो है ये लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन होता है बॉडी का। और जो हमारी स्किन में हार्ड केराटिन होता है वो वाटर प्रूफ रहता है, यानी ये वाटर को अंदर जाने से रोकता है, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है। इसके बाद जो स्किन जो होता है, स्किन में अगर कहीं पे कोई कट होगा तो उस वक्त इसको लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पैथोजन जो है वो स्किन में अगर कहीं पे कोई कट होगा तो उससे वो अंदर जा सकते हैं और इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, जैसे हमारा टेटनस है। इसके बाद केमिकल बैरियर क्या होता है? देखो बेटा, केमिकल बैरियर जो है इसको कहेंगे फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा बैरियर है, फिजिकल है या केमिकल है? तो ये केमिकल बैरियर है। तो क्या क्या आता है? जो भी हमारा स्किन से सेक्रीशंस होती है, जैसे स्वेट निकलता है, जैसे ऑयल्स निकलते हैं, तो ये जो सेक्रीशन होती है स्किन से, ये भी केमिकल बैरियर है। म्यूकस मेम्ब्रेन से जो सेक्रीशन होती है, वो जो म्यूकस होता है वो भी केमिकल बैरियर होता है। और जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, डिफरेंट ग्लैंड जो है वो डिफरेंट एंजाइम छोड़ते हैं, तो वो भी केमिकल बैरियर्स होते हैं। अब इसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा आपको पता है फिजिकल बैरियर है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये कौन कौन सा है? सबसे पहले आपको याद रखना, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारी है वो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन में आता है। दूसरा आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी जो हमारा जो हमारी फूड पाइप इसमें आता है, इंटेस्टाइन वगैरह, ये सारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आता है, ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। उसके बाद है यूरो जेनेटल ट्रैक, यानी हमारा जो जेनेटल ट्रैक है, और जो हमारी यूरिन ट्रैक है वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन में आता है। बाद जो हमारा एक्सपोज्ड पार्ट होता है आई का, सॉरी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ आई जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा, ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन में आता है। इसके बाद जो एपिथेलियल होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन में ही आता है। इसके बाद हमारा जो है केमिकल बैरियर पढ़ना है। केमिकल बैरियर्स में हमने ये पढ़ना है कि स्किन से जो सेक्रीशंस होती है वो केमिकल्स होते हैं, वही केमिकल बैरियर कहलाते हैं। अब स्किन से कौन कौन से सेक्रेशन होते हैं? सबसे पहले होता है स्वेट, या इनको बोलते हैं सीडोरिफेरस ग्लैंड्स। दूसरा होता है ऑयल जो निकलता है, उनको बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। इसके बाद जो स्किन का जो स्वेट, जो स्किन से स्वेट जो रिलीज होता है, स्वेट जो होता है वो स्किन का पीएच जो है वो एसिडिक रखता है। देखिए बेटा, एसिडिक जो होता है, जब भी कहीं पे पीएच एसिडिक होगा तो वहां पे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जो पीएच होगा वो एसिडिक होना चाहिए। तो जहां पे भी एसिडिक पीएच होगा तो वहां पे क्या होगा कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे जो स्वेट ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो उससे जो स्किन का पीएच होता है वो एसिडिक रहता है। इसके बाद जो हमारे स्किन से ऑयल्स निकलते हैं, जिसको सीबम भी बोलते हैं, तो ऑयल ग्लैंड जो है वो ऑयल सेक्रेट करते हैं, और जो ये ऑयल होता है ये हमारी बॉडी को सॉफ्ट रखता है, हमारी बॉडी को सॉफ्ट रखता है। इसके बाद टीयर्स, टीयर्स को बोलते हैं लेक्रिमल फ्लूइड। और टीयर्स जो हो इसमें भी एक एसिड होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बोलते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो है वो हमारे टीयर्स में होते हैं। इसके बाद सलाइवा और म्यूकस सेक्रीशन जो होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं जिनको बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम्स जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, लाइसोजाइम जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्या होता है, जो
इनको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल, इनको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। और जो हमारी सलाइवा होता है उसमें होता है लैक्टोफेरिन, हमारे सलाइवा में होता है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन जो है ये आयरन के साथ मिलता है और ये बनाता है, ये जो आयरन के साथ जब मिलता है तो इससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोका जाता है। बैक्टीरिया जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है लैक्टोफेरिन, वो आयरन के साथ मिलता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक होता है वो प्रोसेस जब बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोका जा सकता है, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होती है सेल्स, उनको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑक्जेंटिक सेल्स जो है वही HCl प्रोड्यूस करते हैं, वही HCl सिक्रीट करते हैं। जो HCl होता है ये भी बहुत सारे बैक्टीरियाज को या बहुत सारे पैथोजन को मार डालता है। और इसमें जो है ये एक पोटेंट किलर है टाइफाइड बैक्टीरिया का। टाइफाइड बैक्टीरिया कौन है, सॉल्मोनेला टाइफाई। तो ये जो सॉल्मोनेला टाइफाई है इसको मारता है। इसके साथ साथ बाकी भी कुछ बैक्टीरिया है, बाकी कुछ पैथोजेंस है जो HCl की वजह से मर जाते हैं स्टोमक में ही और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अच्छा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि जो भी लोग जो होते हैं वो जो एंटासिड्स लेते हैं, यानी वो अपनी जो स्टोमक की एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड्स लेते हैं, तो उनको ज्यादा खतरा रहता है टाइफाइड का। क्योंकि अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया उनकी बॉडी में चला गया, स्टोमक में HCl नहीं होगा तो वो इंटेस्टाइन में जाएगा और उससे टाइफाइड हो सकता है। इसके बाद जो हमारा एक और केमिकल है वो होता है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है फीमेल का, यानी जो फीमेल की वजाइना होता है उसमें एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस वजाइना का जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को जो फीमेल के वजाइना में होता है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है ग्लाइकोजन, और जो ग्लाइकोजन है ये पीरियोडिकली टूटता रहता है। इसी ग्लाइकोजन को ये चेंज करता है लैक्टिक एसिड में, और जब ये लैक्टिक एसिड में इसको कन्वर्ट करता है तो जो वजाइना का पीएच होता है वो एसिडिक बन जाता है, और एसिडिक मीडियम में जो पैथोजन होता है वो नहीं पनपता है, वो नहीं ग्रो कर पाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए एसिडिक पीएच जो होता है, इसीलिए एसिडिक पीएच जो होता है वो वाजेनल इन्फेक्शन को कम कर देता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अभी तक हमने फिजिकल डिफेंस पढ़ा, यानी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको इंटरनल डिफेंस भी बोलते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से रोकता है। ये भी हमारी बॉडी में जो भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर गया, वो बॉडी में चला गया, तो वहां पे जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करता है वहां पे और बॉडी को बचाता है। इसमें क्या क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। दूसरा आते हैं मैक्रोफेजेस। तीसरा है इंटरफेरोन्स। चौथा है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। उसके बाद है फीवर। उसके बाद है नेचुरल किलर सेल्स और कंप्लीमेंट प्रोटीन, जिनको हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो WBCs है इनकी दो टाइप्स है, एक है ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिनमें एंजाइम रिच ग्रेन्युल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें ये सब नहीं होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स में तीन तरह के WBCs होते हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिलस, दूसरा है इसोनोफिलस, तीसरा है बेसोफिलस। ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, और मोनोस लिम्फोसाइट्स में आते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब WBC जो होती है जिनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये जो सेल्स होती है ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, इनमें न्यूक्लियस होता है और इनका जो नंबर होता है बॉडी में वो कम ही रहता है, अराउंड 6000 to 8000 क्यूबिक मीटर। हर ब्लड की एक क्यूबिक मीटर में इतने जो है एक मिलीमीटर, एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 6000 से 8000 तक WBCs होते हैं। WBC जो है ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम रहता है।
इसके बाद WBC जो होते हैं, इनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता है तब जब कोई इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है। यानी जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन चला गया, कोई पैथोजन बॉडी में चला गया, किसी पैथोजन ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस कर लिया, तो वह बॉडी के ब्लड में पहुंच गया, तो उस वक्त जो WBC जो है वो उसके खिलाफ लड़ेंगे। और उस वक्त जो WBC है उनका जो अमाउंट होता है, उनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता है। तो वो प्रोसेस जिससे WBC का नंबर इंक्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। यानी वो प्रोसेस जिसमें WBC जो है उनका नंबर बढ़ जाता है, उनका अमाउंट बढ़ जाता है बॉडी में, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ये जो WBC है, कुछ WBC जो होती है वो ब्लड कैपिलरीज को स्क्यूज करते हैं, वो उनसे बाहर आके इन्फेक्शन के साथ लड़ते हैं। और इस प्रोसेस को, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायापिडेसिस। यानी वो प्रोसेस जिसमें कुछ WBCs ब्लड कैपिलरीज को पार करके बाहर आके इन्फेक्शन के साथ लड़ते हैं। इसमें आपको याद रखना है न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि न्यूट्रोफिल्स जो है वही जो है स्क्यूज आउट करते हैं कैपिलरी से और फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। इसके बाद WBCs में जो पहला टाइप है वो है न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स के बारे में आपको सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ये मोस्ट एबंडेंट सेल्स है। यानी जितनी भी हमारे बॉडी में WBCs है उनमें मोस्ट एबंडेंट न्यूट्रोफिल्स है। इनका जो नंबर है हमारी बॉडी में वो है 60 to 65%। इसके बाद जो न्यूट्रोफिल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एसिडिक और बेसिक डाइज के साथ स्टेन होते हैं। एसिडिक डाइज के साथ भी और बेसिक डाइज के साथ भी स्टेन होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोबड होता है। और जो चौथा पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फैगोसाइटिक है। ये फैगोसाइटिक है और इनको बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड किस सेल को कहेंगे, तो वो न्यूट्रोफिल्स कहलाते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है वही माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है इनका दूसरा नाम है एसिडोफिल्स, इनको बोलते हैं एसिडोफिल्स। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोबड होता है। ये जब इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं तो इनका एक जो खासियत होता है, इनके जो एक इनके साथ एसोसिएट होता है वो एलर्जिक रिएक्शंस। यानी जब इसिनोफिलस लड़ते हैं बॉडी में तो बॉडी में एलर्जी होती है। जब बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं तो उस वक्त पता चलता है कि जो इसिनोफिलस है वो इन्फेक्शन के साथ लड़ते हैं। उसके बाद ये जो है ये लार्ज साइज्ड पैरासाइट जो है उनके खिलाफ आमतौर पे लड़ते हैं और ये हिस्टामाइन सेक्रेट करते हैं। हिस्टामाइन आपको पता है, हिस्टामाइन क्या है, वो एक वैसोडाइलेटर है। यानी ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा उस एरिया की तरफ जाती है जहां पे इन्फेक्शन होता है, तो हिस्टामाइन इसी को कहेंगे। इसके बाद है बैसोफिल्स। बैसोफिल्स के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, ये लीस्ट एबंडेंट WBC। WBC सेल्स जितनी भी है उसमें सबसे कम जो जिनका नंबर है वो है बैसोफिल्स का। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड होता है और ये खाली बेसिक डाइज के साथ स्टेन होती है, ये एसिड डाइज के साथ स्टेन नहीं होती है। ये इनकी जो सेक्रेशन होती है, ये तीन तरीके के सेक्रेशन करते हैं। सबसे पहले हिस्टामिन, दूसरा सेरोटोनिन और तीसरा हेपेरिन। ये तीन तरीके के सेक्रेशन जो है वो बैसोफिल्स करते हैं। तो आज हम फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। कल हम मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो जितना भी हमारा सेकंड लाइन डिफेंस बचता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो ये चैप्टर है बीच में इसलिए स्टार्ट किया, इसमें पहले आपको पता है कि कुछ डिजीजेस पढ़नी थी वो हमने नहीं पढ़े। इसका वजह यह है कि हम जो ऑफलाइन जब हम पढ़ाते थे तो हमने वहां तक कंप्लीट किया था, तो उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया और जो पिछला वाला है वो हमने कंप्लीट किया है। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए उनको घबराने की जरूरत नहीं है। विच टाइम हम जब ये वाला कंप्लीट करेंगे, जो फिर हमने जो ऑफलाइन में पढ़ाया है वो भी हम यहाँ पे ऑनलाइन में पढ़ाएंगे और सारा जो सिलेबस होगा वो कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।